लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को जोड़कर राजधानी को दिल्ली एनसीआर की तरह नया आकार देने की तैयारी हो रही है। नाम दिया गया है स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर। कागजों पर दावा है कि इससे रोजगार, उद्योग और पर्यटन आएंगे, राजधानी का बोझ बटेगा और भविष्य चमकेगा। लेकिन अब तक जो हुआ है उससे साफ है कि इतनी बड़ी योजनाएं अक्सर जनता के लिए नहीं बल्कि ठेकेदारों, कंसल्टेंट्स और अफसरों के लिए वरदान बन जाती है। सवाल यही है कि यह योजना लखनऊ और बाराबंकी के बाग बगीचों, मलिहाबाद के आमों और हरदोई सीतापुर की खेती को बचाएगी क्या, या फिर सबको मिटाकर केवल कंक्रीट और मॉल का जंगल खड़ा कर देगी। यही असली पोस्टमार्टम है जो इस योजना की चमक और छिपे अंधेरे दोनों को सामने लाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। लखनऊ की गलियों से लेकर गोमती किनारे तक हमेशा से राजधानी का बोझ दिखाई देता रहा है। विधानसभा और सचिवालय की चमक के बीच जाम में फंसी गाड़ियां, अवैध कॉलोनियों की कतार और टूटती हुई नगर व्यवस्था, यही वह पृष्ठभूमि है जिसने योगी आदित्यनाथ सरकार को स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का विचार दिया। यह विचार नया नहीं है। दिल्ली एनसीआर का मॉडल कई बार यूपी के अफसरों और नेताओं के बीच चर्चा में रहा, लेकिन पहली बार इसे योजनाबद्ध ढंग से लखनऊ के संदर्भ में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। सरकारी तर्क साफ है, राजधानी पर दबाव बहुत बढ़ गया है। लखनऊ अब अकेला नहीं संभाल पा रहा है। हर जिले से लोग इलाज, पढ़ाई, नौकरी और सरकारी काम के लिए आते हैं और शहर की क्षमता टूट रही है। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाकर यह दबाव आसपास के जिलों में बांटा जा सकता है। सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव और बाराबंकी को जोड़कर 26,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एकीकृत राजधानी रीजन यानी एससीआर बनेगा। हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे होंगे, उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लखनऊ की जान को नया संतुलन मिलेगा। लेकिन एनसीआर का इतिहास हमारे सामने है। दिल्ली का बोझ भले थोड़ा बटा हो, लेकिन इससे ज़्यादा बोझ भ्रष्टाचार, प्रदूषण और अव्यवस्था का बढ़ गया। गुरुग्राम और नोएडा आईटी और इंडस्ट्री के गढ़ बने, लेकिन किसानों की जमीन औने पौने दाम पर ली गई, अवैध कॉलोनियों का जंगल फैला और प्राकृतिक पहचान मिट गई। वही कहानी एससीआर में भी दोहराई जा सकती है। योजना की पहली सर्वे रिपोर्ट मंडलायुक्त रोशन जैकब को दी गई। इंजीनियरों और कंसल्टेंट्स ने कहा कि प्लान बनाने में 1 साल लगेगा और उसके बाद 5 साल डीपीआर बनाने में जाएंगे। यहीं से नौकरशाही का असली खेल शुरू होता है। बात डीपीआर की है तो हिमाचल के 4 लेन के बारे में नितिन गडकरी साहब के डीपीआर वाले बयान को एक बार आप माइंड में रिवाइंड जरूर कीजिएगा। डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत की ठेकेदारी राजनीति की सबसे मोटी कमाई का जरिया होती है, या यूं कहें कि ठेकेदारों के लिए यह गीता जैसी है। करोड़ों रुपए की कंसल्टेंसी फर्मों को ठेके दिए जाते हैं और रिपोर्ट अक्सर जमीन की सच्चाई से मेल नहीं खाती। एससीआर के नाम पर अगले 5-6 साल तक यही होगा। फाइलें बनेगी, कागज दौड़ेंगे, रिपोर्टें तैयार होंगी और अफसरों की मेजों पर मोटे लिफाफे सरकते रहेंगे। यह सिलसिला इतना लंबा है कि सरकार चाहे रहे या चली जाए, नौकरशाही का यह खेल चलता ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ के लिए यह योजना राजनीतिक रूप से बेहद मुफीद है। वे इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर सकते हैं। एनसीआर की तर्ज पर यूपी की राजधानी को विस्तार देना उन्हें विजनरी लीडर की पहचान देगा। रायबरेली और सीतापुर जैसे जिलों में जहां भाजपा का आधार अभी सीमित है, एससीआर के बहाने वे नई पकड़ बना सकते हैं। 2027 के चुनाव में यह परियोजना उनके भाषणों का हिस्सा होगी और बड़े रूप में होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सरकार चुनाव हार गई तो इस योजना का क्या होगा। इतिहास बताता है कि इतनी बड़ी परियोजनाएं केवल सरकार की इच्छा शक्ति से नहीं चलती, बल्कि अफसरशाही की अपनी मशीनरी से चलती है। एक बार अधिसूचना जारी हो गई, कंसल्टेंट नियुक्त हो गए, डेटा कलेक्शन शुरू हो गया, तो परियोजना अगले 5-6 साल तक केवल फाइलों में दौड़ती रहती है। चाहे सत्ता में कौन हो, नौकरशाही के लिए कमाई का अस्थायी साधन बन जाती है। नई सरकार चाहे समर्थन करे या ठंडे बस्ते में डाले, फाइलें बंद नहीं होती, केवल टेबल बदलती है। यानी एससीआर की नियति यह है कि कम से कम अगले 1 दशक तक यह नौकरशाही और ठेकेदारी का खेल चलता रहेगा, चाहे सत्ता योगी जी की हो या किसी और की।
अब असली सवाल जनता का है। एससीआर से रोजगार और उद्योग के वायदे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन एनसीआर ने दिखा दिया कि फायदा सबसे ज़्यादा बिल्डरों और उद्योगपतियों को मिला, आम नागरिक को नहीं। किसानों की जमीन गई, लेकिन बदले में सिर्फ थोड़ा मुआवजा मिला। गांव और कस्बे शहरीकरण की भीड़ में गुम हो गए। एससीआर में भी यही खतरा है। मलिहाबाद के दशहरिया, रायबरेली और बाराबंकी के बाग बगीचे, हरदोई और सीतापुर की उपजाऊ खेती सब शहरीकरण और टाउनशिप की भेंट चढ़ सकते हैं। अगले कुछ दशकों में हो सकता है कि ये नाम केवल किताबों में रह जाए और जमीन पर बस कंक्रीट का जंगल फैला हो। पर्यावरण का संकट भी कम नहीं होगा। गोमती नदी पहले से प्रदूषण से जूझ रही है। एससीआर में भारी उद्योग और टाउनशिप आने पर यह संकट और बढ़ेगा। एनसीआर की तरह एससीआर भी दमघोटू हवा और असहनीय ट्रैफिक का जाल बन सकता है। पर्यटन और रोजगार के नाम पर अगर यही मिला तो सवाल उठेगा कि यह विकास किसके लिए था, जनता के लिए या ठेकेदारों के लिए। क्रोनोलॉजी यही बताती है। पहले लखनऊ का दबाव बढ़ा, फिर एनसीआर को मॉडल बनाया गया, फिर एससीआर का खाका बना और अधिसूचना आई। अब डीपीआर और ठेकों का खेल शुरू होगा। फिर जमीन अधिग्रहण होगा, बागान और खेती मिटेंगे, नई टाउनशिप और उद्योग खड़े होंगे। सरकार विकास का श्रेय लेगी, नौकरशाही और ठेकेदार तिजोरी भरेंगे और जनता पूछेगी क्या यही विकास था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मौजूदा सरकार 2027 के चुनाव में चली गई तो क्या आने वाली सरकार इस योजना को आगे बढ़ाएगी। संभावना यही है कि यह योजना फाइलों में जिंदा रहेगी, क्योंकि अफसरशाही इसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। चाहे राजनीतिक नेतृत्व बदले, नौकरशाही अपनी कमाई के लिए अगले 5-6 साल तक इसे कागजों पर दौड़ाती रहेगी। यह भारत की व्यवस्था का सबसे कड़वा सच है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ठेके और डीपीआर का खेल चलता ही रहता है। लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन योजना इतिहास बना सकती है या घोटाला भी। फर्क केवल इस बात पर होगा कि क्या योगी सरकार और उसके बाद की कोई भी सरकार इसे जनता के हित में पारदर्शिता से चलाती है, या फिर यह केवल नौकरशाही और ठेकेदारों की तिजोरी बनने का साधन बनकर रह जाती है। जय हिंद, जय भारत।